ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए अपना फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, देखिए अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा उसे पढ़ ले। और देखिए फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 2 में क्या होने वाला है आज हम पढ़ेंगे। देखो हमारा पीछे एक टॉपिक रह गया था एंगल ऑफ रिपोज। आज हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज और उसके इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ रिपोज जो है ना उसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको आप प्लीज ध्यान से देखें। और जो मैं बता रहा हूँ ये तो सिर्फ बैकग्राउंड है। फिर इसके बाद जो आगे आने वाला लेक्चर होगा वो इसका क्या होगा, ये तो एक तरीके से बैकग्राउंड है। अभी मैंने इंजीनियरिंग पे पहुंचा ही हूं मैं, तो आगे जो आने वाला लेक्चर है वो बिल्कुल जो होगा ये सारी बात खत्म करने के बाद हम वहां पहुंच जाएंगे। तो एक चीज देखिए आप, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एंगल ऑफ रिपोज और उसके कुछ इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख ले, वरना इस वीडियो में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उससे मैं स्टार्ट करने से पहले एंगल ऑफ रिपोज बताने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मेरा इंक्लाइंड प्लेन है। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या, चलो देखो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। इसका मास कितना है हमारा, मान लो m है। मास कितना है हमारा, m है। अच्छा ये जो इंक्लिनेशन है ना इस इंक्लाइंड प्लेन का, मान लो ये थीटा है। ठीक है, कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बताइए, m एंड g। ठीक है, और बेयर g का है, g है ग्रेविटी एक्सीलरेशन, आप जानते हैं कितना होता है 9.8, वही है। ठीक है, अच्छा इसका बताइए अब मेरे को यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये mg हो गया तो यहाँ पे ब्लॉक के दो कंपोनेंट टूटेंगे। पहले ध्यान से देखिए आप, इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो एक तो मेरा इसका नॉर्मल रिएक्शन आना है इस तरीके से, वो तो आप जानते हो जो सरफेस लगाएगा किस पे, जो ये इंक्लाइंड प्लेन लगाएगा किस पे, इस ब्लॉक पे, इसका ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया m। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मान लो एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा बताइए, अगर ये ब्लॉक अपना नीचे गिरेगा, अगर ये ब्लॉक नीचे खिसकेगा, समझ रहे हैं ना आप, जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा ये ब्लॉक कहाँ होगा, नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आने वाला है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगने वाला है, इस तरीके से। ये है मेरा F फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा जो मेरा बताने का मकसद है वो इंक्लाइंड प्लेन में वो ये है कि अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखूं, है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने कर दिया कि n इक्वल टू mg, क्या कर दिया mg, तो ये हो जाएगा मेरे लिए गलत। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ इस केस में हम क्या लेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, अगर आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस ये मान लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इस वाले कंडीशन में, हम x एक्सिस और y एक्सिस इसको ना मान के देखो इस तरीके से मान रहे हैं। कैसे, हटा दें, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये जो है ऐसे मैंने इसको मान लिया क्या मेरा x एक्सिस। ठीक है, और जो ऐसे जाएगा ये नॉर्मल रिएक्शन से होते हुए वो होगा मेरा y एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये हो गया x एक्सिस, हाँ कि ना, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, यहाँ तक क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे देखो ये करने से फायदा क्योंकि एक ही चीज बच गई मेरे पे इस तरीके से, ये देख रहे हो आप, ये बच गया बस मेरे पे। ये क्या है मेरा mg, कितना है mg, और इस डायरेक्शन में क्या है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, y एक्सिस में हमारा क्या है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है मेरा फ्रिक्शन फोर्स, और इस डायरेक्शन में वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारा ये मोशन में आ रहा है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है। अब देखो ये तो आपस में ठीक है, ये दोनों ठीक है आपस में, लेकिन इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। अब देखो वो दो कंपोनेंट वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो ये कितना है थीटा, अच्छा यहाँ पे कितना है हमारा 90, इतनी चीज क्लियर हो गई। और मैं यहाँ पे एक्सिस अगर ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से तो ये y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल बताइए 90 माइनस थीटा। ठीक है, कितना होगा देखिए, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, उसको 180 में से घटाइए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए अगर इस चीज की मैं बात करूं इसकी, तो देखिए पूरा कितना है हमारा यहाँ पे 90 है। तो देखिए अब मैं अगर इतनी चीज हो जाने के बाद, ठीक है, इतनी चीज हो जाने के बाद अगर मैं इस पूरे को अगर 90 में से, देखिए पूरा 90 ही है, ये ऐसे अगर मैं करूँ तो कितना 90, और अगर मैं इसको 90 माइनस, देखो 90 में से 90 माइनस थीटा को हटा देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा थीटा। तो देखिए ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा। दैट्स वाई मैं ये बताना चाह रहा था कि हम करते क्या इंक्लाइंड प्लेन वाले केस में, अगर यहाँ थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, यानी जो वेट हमारा y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है कितना होता है वो थीटा। लेकिन होता कैसे ये नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कितना होगा थीटा होगा, ये चीज ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा थीटा। जब ये थीटा हो गया तो बताइए इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट आएगा, ये कितना आएगा बताइए mg cos थीटा, mg cos थीटा, और जो इसका ये वाला कंपोनेंट है ऊपर वाला
ठीक है। देखो फिर नॉर्मल रिएक्शन, अच्छा इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हो गया एम जी कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा एम जी साइन थीटा। ये चीज तो क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होने वाला है हमारा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूं तो एक इधर जा रहा है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा एम जी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होने वाला है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा, क्या हो गया एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि इंक्लाइंड प्लेन के केस में हमें पहली चीज तो मेरा बताने का ये था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा एम जी साइन थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा, और वही अगर बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ध्यान से एम जी साइन थीटा। इतनी चीज आपको क्लियर है, इतनी चीज आपको क्लियर है। और एक चीज और कि यहाँ पे ये कैसे थीटा हो गया, मतलब ये कि जो हमारा वेट बॉडी का है वो वाई एक्सिस के साथ जितना यहाँ पे इंक्लिनेशन होता है उतना एंगल बनाता है, वो डायरेक्टली रटवा दिया जाता है। तो मैंने उसको क्लियर करा, इस तरीके से ये थीटा बनता है आपका। और ये एक्सिस आप ये ना समझ ले कि ये एंगल पूरा होगा, क्योंकि मैंने बताऊं देखो ये आपस में से पैरेलल है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस कर सकता हूँ ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है, पूरा बैकग्राउंड ये हमारा बैकग्राउंड है, और आपको ये फ्रिक्शन फोर्स और ये हमारा जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन था ये आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हम इसका करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो इसके मिटाते हैं। देखिए एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे बहुत अच्छे से अब क्लियर होगा, मिटा दें। चलिए, जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ब्लॉक जो है मोशन में आ जाएगा, तो क्या कंडीशन हो सकती है, मोशन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो पहली चीज देखिए आप यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज बड़े ध्यान से देखना है आपको, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो अब हम डालते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहाँ पे हैशटैग लगाइए, लिख लीजिए, लिखिए क्या एंगल, अरे यार क्या हो रहा है, ये सही है, सही तो था, चलो एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज। अच्छा चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो मैं अपना इंक्लाइंड प्लेन बनाया था मैं उसको दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, अब तो बार बार करने की जरूरत नहीं है ना। ये कितना है मेरा, इसका मास m है, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे आपको पता है, एक तो ये होगा, कितना होगा बताइए, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से n, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा F, और इस साइड ये कितना कंपोनेंट आता है एम जी का, एम जी साइन थीटा। तो ये बार बार बताने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे एक हमारा वो था, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये था हमारा वेट एम जी, जो कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा था थीटा। तो यहाँ तक तो क्लियर है, और ये कितना हमारा थीटा। अब ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे मैं इंक्लिनेशन बढ़ाते जाता हूँ तो क्या होता है, ये ब्लॉक नीचे गिरने लग जाएगा। जितना ज्यादा थीटा बढ़ाऊंगा मैं तो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी कि फिसल के नीचे गिरेगा, तो उसके ऊपर वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको, एक चीज क्या नोट करनी है कि आपको पता है, ठीक है, हमें पता है कि इसको रिपोज ये करेगा, इतनी चीज तो आपको क्लियर है। अच्छा उसके बाद हमें पता है कि देखिए जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये नीचे गिरने लगेगा, और मान लीजिए छोटे एंगल, थीटा के छोटे एंगल पे तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ब्लॉक नीचे गिरना, मोशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहां तक अपने आप को रोक पाएगा, एफ लिमिटिंग तक तो रोक पाएगा। आपको पता है एफ लिमिटिंग तक तो ये रोक पाएगा। वो कितना होता है हमारा म्यू एस इंटू एन, यहां तक तो ये अपने आप को रोक लेगा। इससे ज्यादा अगर आपने कुछ भी करा तो ये क्या होगा, ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू एस को, ये म्यू एस हो गया, और ये कितना होता है हमारा एम जी कॉस थीटा। अच्छा ये कितना होता है एम जी कॉस थीटा। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखना, और एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और देखिए नॉर्मल रिएक्शन हमारा वो है। यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा और इसको गिराने वाली फोर्स, जो इस पे गिराने वाली फोर्स है, एक मिनट, इसको जो गिराने वाली हमारी फोर्स है वो आपको समझ में आ रहा है, साइन में है। ठीक है, अच्छा यानी कि इसमें जो मैं लिख सकता हूँ फोर्स जो है, जो फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक गिर रहा है वो कितना है, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर मेरा थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो आपको पता है साइन थीटा भी क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा भी स्मॉल होगा, और कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्ज। यहाँ तक क्लियर है। कैसे, तो मतलब समझाऊं, देखो मान लो थीटा अगर हमारा 0 है तो 0 पे कितना होता है 0, और ये 0 पे कितना होता है 1। तो अगर थीटा की छोटी वैल्यू पे साइन भी छोटा ही होता है, लेकिन कोस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं धीरे धीरे करके थीटा बढ़ा दूं, यानी कि थीटा को मैं क्या कर दूं, लार्ज कर दूं, थीटा की लार्ज वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे लिख दूं मैं लार्ज होगी,
और लेकिन अगर यहीं पे बात करूँ कॉस वाली कंडीशन की, तो कॉस की क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉल हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या समझ में आया सर? देखो इससे ये समझ में आया कि अगर ये छोटा है तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कैसा होगा, स्मॉल, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है ना इस पे, जो नीचे गिराना चाहेगा इसको, ये वाली वैल्यू हो जाएगी छोटी, तो ये उतना खींच नहीं पाएगी ब्लॉक को। और ये देखो इस वाले केस में इसमें क्या है, हमारा कॉस बढ़ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा इस वाले कंडीशन में, जब हमारा थीटा स्मॉल होगा तो, क्योंकि ये कॉस वाला जो कंपोनेंट होता है इसका फ्रिक्शन का, वो बहुत ही ज्यादा होगा उस टाइम पे। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये है ना फ्रिक्शन फोर्स गिरा, इसमें कॉस वाला कंपोनेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और जैसे ही मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा, लार्ज करूंगा, ध्यान से, थीटा को अगर मैं लार्ज करूंगा तो देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि नीचे गिरेगा अब। और यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू फ्रिक्शन में वो कम हो जाएगी, तो ब्लॉक अपने आप ही क्या कर जाएगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो। और देखिए एक कंडीशन, अगर मैं थीटा को इतना बढ़ाते जाऊं, ठीक है, थीटा को इतना बढ़ाते जाऊं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, ठीक है, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जब आप बोल सकते हैं, जब आप बोल सकते हैं कि क्या चीज बोल सकते हैं, कि एट अ कंडीशन एक ऐसी कंडीशन ले लो कि मान लो कि आपने थीटा को इतना बढ़ा दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि फ्रिक्शन और ये जो हमारा ये जो स्लाइड करने वाला फोर्स है, वो दोनों अगर आपस में बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर हो गए एक कंडीशन पे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि थीटा को मैंने इतना लार्ज कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया लार्ज, इतने वहां तक कि क्या हो गया, बॉडी जो है, बॉडी कैसे अपनी जस्ट टू स्लाइड है, जस्ट टू स्लाइड, या फिर जस्ट टू मूव लिख दो, है ना, जस्ट टू मूव है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं लिख दो mg साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कितना था बताइए, ये था म्यू एस इंटू एन, बताया था आपको। अच्छा, इसको कर दूं मैं, हो गया ये mg साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, म्यू एस की वैल्यू तो म्यू एस ही रहेगी। ये नॉर्मल रिएक्शन बोलिए कितना है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो यहां से देखिए क्या होने वाला है, यहां से m से m कट गया आपका, ठीक है, और कुछ कटा नहीं कटा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे अगर ये cos थीटा इसके नीचे आ जाएगा तो cos थीटा बराबर म्यू एस और g। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ, ये g से g भी कट जाएगा तो खत्म कहानी है, g भी हट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ म्यू एस इक्वल्स टू tan थीटा, कितना आ गया, म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। और जो थीटा है ना वो ध्यान से देख लो, थीटा बराबर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। मान लूं यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अगर बॉडी जस्ट टू मूव है, यानी कि बस इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा ये जो फोर्स इंक्लिनेशन अगर आपने बढ़ाया, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर मैंने इंक्लिनेशन बढ़ा दिया थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। तो ये वो वाली कंडीशन है। तो मैंने बोला ये दोनों इस टाइम पे अभी तो बराबर है, बस मोशन होने ही वाला है, अगर मैं थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो बराबर करा हमने। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, tan फाई निकाल लिया, और tan फाई ये जो निकला है ना आपको ना, ये जो निकला है, सॉरी, ये tan म्यू निकाल लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका थीटा निकला है ना, ये थीटा क्या है आपका, थीटा है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, वो इंक्लिनेशन होता है जिस उस इंक्लिनेशन के बाद अगर हम बॉडी को और भी इंक्लाइन कर दे, ठीक है, और भी इंक्लाइन कर दे, तो क्या करेगा, बॉडी मूव हो जाएगी, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं आप कि ये एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, ठीक है, वो एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है जिसपे बॉडी कैसी रहती है, मूव, अभी तक स्टे पे ही है, यानी कि जस्ट टू मूव पे है, ठीक है। या फिर इसकी डेफिनेशन अगर मैं प्यारी से लिखवा दूं तो मिटा दूं इसको, चलो हो गया, चले। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, मुंह पे हटा दें। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, मैं लिख के लाया हूं। क्या है हमारा, मैक्सिमम थीटा एट विच बॉडी जस्ट टू मूव, क्या होगा, जस्ट टू मूव। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? अच्छा, यही है हमारा मैक्सिमम थीटा एट विच बॉडी जस्ट टू मूव, थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसपे कैसा रहा है अपना, कैसा रहे, मूव पे रहे, ठीक है, मतलब जस्ट टू मूव पे। इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये आपको क्लियर होगा, एंगल ऑफ रिपोज, क्लियर है बिल्कुल, मान लू, चलिए, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज इस तरीके से मैं लिखता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू tan फाई, ठीक है, tan फाई इंटू वो एक मिनट, हमने क्या बोला कि ये जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
अब देखो हम इसके जरा न्यूमेरिकल करते हैं और बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको न्यूमेरिकल करके। मिटा दे इसको। हाँ, उससे पहले एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो, है ना, एक चीज और नोट करनी है आपको। इन सबको हटा दें, चलिए हटाएं, हटिए। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, नोट डाल के कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है आपको, नोट नोट, ठीक है जी। इफ थीटा जो इंक्लिनेशन है, अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा हो जाए या फिर मान लो छोटा है, कैसा है हमारा, छोटा है, छोटी वाली कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये छोटा, ये जो हमारा थीटा है इंक्लिनेशन, अगर वो एंगल ऑफ रिपोज से कैसा छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगी, बॉडी नो मोशन, ये मोशन में नहीं होगी, कोई भी मोशन नहीं होगा बॉडी में, वो कैसी होगी, रेस्ट पे होगी, कैसी होगी, रेस्ट पे होगी। ये चीज आपको क्लियर है। अच्छा, इस टाइम जो हमारा, इस टाइम कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जब बॉडी रेस्ट पे होती, तो हम किसका यूज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड वाले के ही, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। यहां तक क्लियर है। और यहीं पे अगर दूसरी जगह बात करें कि इफ थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज हो गया, तो इस बात बताइए क्या है, नोट नोट बताइए क्या होगा, बॉडी जस्ट टू मूव, बॉडी जस्ट टू मूव, बॉडी क्या करेगी, जस्ट टू मूव होगी, जस्ट टू मूव वाली कंडीशन पे होगी। और आप यहाँ पे बोल सकते हैं जस्ट टू मूव वाली कंडीशन पे, ठीक, जस्ट टू मूव वाली कंडीशन पे होगी। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बताइए, याद आया, नहीं आया तो देखिए, एफ लिमिटिंग क्या होगी हमारी, एफ लिमिटिंग। और वो जानते हैं कैसे निकालते हैं, म्यू एस इंटू एन, ठीक है, ये होगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की। उसके बाद अगर मैं यहीं पे बात करूं, इफ थीटा जो है बड़ा हो जाए किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो इस वाली कंडीशन पे क्या होगा, बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी आ जाएगी हमारी कम्स टू मोशन, बॉडी कैसे आ जाएगी हमारी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन वैल्यू कौन सी होगी, काइनेटिक वाली, हम क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये तीनों चीजें आप नोट कर लेंगे, कर लीजिए जल्दी, नोट हो गया, मालूम है। चलो उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कुछ लगाते हैं इसके और लेक्चर को समाप्त करते हैं आज, ठीक है। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हो गया ना पक्का, तीनों कंडीशन याद रखिए आप, तीनों। मैं आपको बैकग्राउंड बना रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद देखिए आप कितना मजा आता है इसको पढ़ने में, ठीक है, फ्रिक्शन को। चलो करें, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल अगर मैं डाल दूं इसके, हटाओ इसको, ठीक है, आपको डाल लेना है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ठीक है जी, न्यूमेरिकल लगाइए हेडिंग, और हम करना स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यूमेरिकल। देखिए क्या है, देखो पहले क्वेश्चन, इफ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 है, तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाँ, इफ बॉडी रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन, तो आपको पता करना है कि बॉडी जो है हमारी रेस्ट पे या फिर मोशन पे है। तो एक मैं फिगर बना देता हूँ, फिगर देखिए ये है हमारा, फिगर ये है, ठीक है, फिगर में देखिए कितना है हमारा, ये है 45, ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज है ना 45, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये इस फिगर में मेरा कितना है 30, ये मैं फिगर क्वेश्चन के साथ ही होगी ये फिगर, ठीक है, कितना है हमारा 30। और यहाँ पे देखिए ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप एक तरीके से बोल सकते हैं इसका मास है हमारा m, ठीक है। बस आपका बताना है, अब ये दोनों से ही आपको ये बताना है कि इसका क्या होने वाला है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है बॉडी हमारी रेस्ट पे या फिर मोशन में है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन अभी नोट करके लिखवाई थी, वही देखना होगा आपको, ठीक है। तो हम वही देखने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम ये देखें कि देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, कि अगर दिया हुआ एंगल, यानी कि हमें गिवन एंगल कितना है, गिवन एंगल, देखो गिवन एंगल कितना है हमारा थीटा, और थीटा बराबर कितना है 30, और एंगल ऑफ रिपोज यानी कि आर, एंगल ऑफ रिपोज थीटा कितना है हमारा 45। तो देखिए कौन सी कंडीशन है, अगर ये मेरा थीटा देखो छोटा है किससे, एंगल ऑफ रिपोज से, तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ यहाँ पे बॉडी कैसी है, रेस्ट पर है, कैसी है, रेस्ट पर। तो यही आंसर करना था, आप तो देख लिया ना क्या होगा, रेस्ट पे होगा। इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आने वाला है बताइए, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा, रेस्ट पे है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए। फ्रिक्शन कौन सा आएगा, फ्रिक्शन आएगा हमारा स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को मैंने बताया ये कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। इसको निकालने का हमारा तरीका क्या है बताइए, ये जो है हमारा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है,
ठीक है। तो देखिए अप्लाइड फोर्स क्या है इसकी मैं बात करूँ तो दो कंपोनेंट, एक तो इस तरीके से आएगा, कितना होगा mg cos 30, mg cos 30, और एक यही नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये n, एक इधर आ जाएगा ये हमारा फ्रिक्शन, और ये क्या हमारा mg sin 30, mg sin 30, और यहाँ पे देखिए जितना ये होगा उतना ही वो होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है इस वाले केस में रेस्ट वाले वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। तो मैं लिख दूँ mg sin 30, कितना आ गया mg sin 30। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आया। हमने इसको कंपेयर करा, पता करा रेस्ट पे, और रेस्ट पे है तो हमने स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक वाला फॉर्मूला, और उससे हमें पता है स्टैटिक के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो एक बार अच्छे से नोट करें। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लिनेशन कितना इसका थीटा, और देखिए ये हमें देखा है म्यू एस, स्टैटिक्स कितना है हमारा 0.75, ठीक है। अच्छा हमें क्या बताना है, पहली चीज ये बताना है कि रेस्ट पे या फिर मोशन पे, दूसरी चीज फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा एक्सीलरेशन। सबसे पहले अगर आपको रेस्ट या मोशन पता करना है तो आपके लिए सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन में आपको क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिपोज किस तरीके से निकालें मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करें। एंगल ऑफ रिपोज इस बार गिवन नहीं है, जब गिवन ना हो तो क्या करेंगे आपको हम पता है, मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू tan इनवर्स और म्यू एस। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू बोलिए कितना 0.75, कितना 0.75। यहाँ पे एक ट्रिक खेलने वाला हूँ, यहाँ उस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कितना 3/4, कितना लिख सकता हूँ 3/4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कैसे पता करें 3/4 की, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा कभी भी यहाँ पे आपको ध्यान देना 3/4 था ना, तो कभी भी अगर 3/4 हो जाए तो आपको ध्यान देना ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 4, और ये कितना होगा आपका 5। ये सबसे छोटा वाला ट्रायंगल होता है, ये कंसीडर करना होता है आपको, इसको ध्यान से देख ले। यहाँ पे कितना मेरा 3/4 था, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है बताइए, 3 के सामने वाला 37। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan 37 इक्वल्स टू कितना होता है 4/3। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इसका tan इनवर्स करूँ तो कितना मिल जाएगा ये 37। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल कितना है मेरा 37। ये आपको ध्यान से याद कर लें, ये कितना होगा मेरा 37। करना क्या आपको, ये कितना होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। और इसको ध्यान रखना है 37 होता है, क्योंकि जो भी हमारे ट्रायंगल में छोटे एंगल कंसीडर करते हैं ना, एक तो होता है हमारा 37 और एक होता है 53, और यहाँ पे होता है हमारा 90 का। तो जो इसके सामने वाला जो साइड हम लेते हैं, पहले तो ये सबसे बड़ी है तो 5 हो गया, ये ट्रिपलेट याद रखनी है आपको। और एक क्या होता है 3 होता है, 3 कौन सा होता है, इसके सामने वाला ये 3 होता है, और इसके सामने वाला कितना होता है 4। बस ये आपको याद रखना है, वो तो आसानी से इतनी चीज क्लियर हो गई। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो गिवन एंगल है वो हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, इससे। तो यहाँ पे किसमें हम चल गया, मोशन में। किसमें है, बॉडी हमारी मोशन में है। अगर बॉडी हमारी मोशन में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। देखिए अगर बॉडी मोशन में हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है क्या होता है, काइनेटिक वाला होता है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे म्यू के इंटू एन, यही तो होगा, मोशन में है ना। हाँ तो क्या होगा हमारा म्यू के इंटू एन। और देखो म्यू के तो हमें दे नहीं रखा, गिवन नहीं है। तो देखो म्यू के अगर गिवन नहीं है आपको तो क्या करना है उसको, ठीक है, तो हम सेम मान लेते हैं। अगर म्यू के नहीं दे रखा होता ना, तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं कि आपको म्यू के और म्यू एस को सेम मान के चलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपने देख रखा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको नहीं दे रखा, म्यू के चाहिए ही, एक दे रखा है, तो आप दोनों को एक जैसा मान सकते हैं। मैंने मान लिया कितना हमारा 0.75। और यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है इसका इस तरीके से एक तो आएगा, कितना होगा बताइए mg cos 53, सही है। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से निकल के आएगा, कितना n, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा कितना mg sin 53, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स F, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको मिटो के, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हटाऊं, चलो आपको क्या निकालना था, म्यू एस निकालना था। यहाँ पे मिटा देते हैं, ये चीज निकल तो गई है। हाँ आपको क्या निकालना है, म्यू एस निकालना है, सॉरी मेरा मतलब फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, सेकंड पार्ट म्यू एस। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे पता है कि 90 वाला लगेगा, क्या होगा म्यू के और एन, और म्यू के की वैल्यू देखो कितनी है 0.75, ठीक है जी। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो कितना है mg cos 53, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा और cos 53 दोबारा आ गया, तो वो वाला एंगल याद करिए, ये रहा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ वाला होता है हमारा 53, यानी कि 4 के सामने वाला कितना होता है 53। और यहाँ पे अगर मैं लिखने की बात करूँ cos 53, तो cos 53 कैसे लिखा जा सकता है बताइए। cos 53 होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/4
5 कितना आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे मैं लगा दूं ये कितना हो गया 0.75। ये हो जाएगा हमारा m की वैल्यू नहीं पता, g की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसी फॉर्म में बिल्कुल ठीक है। तो यहीं पे आपको छोड़ देना है। ये चीज क्लियर है आपको। ये आपका निकल गया फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। और अगर आपको एसिलेशन याद रखना है, एसिलेशन निकालना है, तीसरी चीज क्या आपको एसिलेशन निकालना है। क्या निकालना है एसिलेशन। ठीक है, देखो एसिलेशन में क्या करते हैं, इसका पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इस तरीके से। बॉडी कैसे है मोशन में है, यानी कि वो नीचे गिर रही है। पहली बात तो इस तरीके से, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो यानी कि ये वाला फोर्स क्या है हमारा mg sin थीटा, ये ज्यादा है mg sin 53 ज्यादा है किससे फ्रिक्शन फोर्स से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा नेट फोर्स mg, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, कितना है वो हमारा f है। और देखिए f जो है, f हमें जो लेना है वो कौन सा लेना है आपको, f लेना है यही वाला। ठीक है, नीचे वाला कितना है हमारा 0.75 और ये कितना है हमारा mg cos 53। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स तो हमने निकाल लिया था ये रहा। इसके बाद आपको इसको इक्वल रखना है कि इसके m मास इंटू एसिलेशन की, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ma। तो ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। और यहाँ से देखिए m की वैल्यू आपको नहीं पता, कोई नहीं, यहाँ देखिए ये तीनों m आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, कैलकुलेट करके निकाल लेना। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया हमारा। और ये फ्री बॉडी डायग्राम बहुत जरूरी है बनाना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से बनेगा ये। तो इसी के साथ ये हमारा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है मिटाए। चलिए, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, यही बेस है क्योंकि, और यही आधार है आपका। एक क्वेश्चन करते हैं अपना, देखते हैं, फिर उसके बाद अपना खत्म कर देंगे, लास्ट है। चलिए देखिए, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दरकार है, मान लीजिए मुझे पता करना है फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। नहीं इसे रहने देते हैं, इजी है, दोबारा से इसे रहने देते हैं, दूसरा करते हैं। देखिए अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट जब तक। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, करें या ना करें मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना काफी हो गया हमारा, इतना काफी है। ठीक है, एक और ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, एक मेरा ये ब्लॉक है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे मेरा क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का वेट कितना है मेरा 2 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है, आपको क्या फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और एंड एसिलेशन। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है, सिंपल सी। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंक्लाइन प्लेन मेरा इस तरीके से सफाई से बनाऊंगा अगर कुछ, तो ये मेरा कितना का एंगल है, यहाँ पे एंगल है 37। और ये वाला जो है मेरा ब्लॉक, ठीक है, कुछ छूट गया है मेरे को लगता है कि, ना ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कितना मेरा 2 kg है। ठीक है, आपको क्या बोला है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और वो निकालना है। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो आपको ये पता करना है बॉडी मोशन में है भी या नहीं है ना। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे देखा म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यू दे रखी है, कितनी मेरी 0.4 और ये कितना मेरा 0.3। इतनी चीज आपको क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, मैं बनाता हूँ। ये होगा मेरा 2 mg cos 37 और m की जगह कितना है हमारा 2g cos 37। और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा mg sin 53, सॉरी sin 37। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2g sin 37। और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम अपना पता करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू एस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज बताइए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये थीटा पता नहीं लगा पाएंगे, वहां पे तो आपने लगा लिया था, यहाँ पे ये थीटा पता नहीं लगा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एफ लिमिटिंग। क्या निकालना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग। अब ये वाली चीज नहीं है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एफ लिमिटिंग। क्या निकालना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग। देखिए एफ लिमिटिंग आपको कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं एफ लिमिटिंग अगर निकालने की बात करूँ तो देखो म्यू एस कितना है मेरा, म्यू एस का म्यू एस कितना है 0.4। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, देखो नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि और भी इस प्लेन में और कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये होगा कितना होगा 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और cos 37। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर आप इनको कैलकुलेट करते हैं बाकायदा, तो आपको यहाँ पे
तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा 6, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन है ना यार, मुझे एक मिनट जरा बच्चों ध्यान दो। 0.4 बिल्कुल ठीक, 2 and 10 बिल्कुल ठीक है यार, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे पता है आपको 0.4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू, और इसको क्या लिख लेंगे वही ट्रायंगल लगा के इस तरीके से। यहाँ पे कितना होगा बताइए, 37। तो 37 का सामने वाला कितना होता है 3, ये कितना होता है 4, और ये कितना होता है 5। तो कॉस अगर 4 इसकी बात करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 सही कर रहा हूँ, नहीं बेस तो ये है ना, तो कितना हो जाएगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 न्यूटन। कितना आ गया एफ लिमिटिंग आ गया आपका 6 न्यूटन। और यहाँ पे देखिए आपका अप्लाइड फोर्स कितना इतना है, इसको जरा सॉल्व करते हैं अप्लाइड वाले फोर्स को। यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ अप्लाइड, यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ अप्लाइड की अगर बात करें तो 2 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे देखिए साइन ये है तो साइन 37 3/5 तो 3/5। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो गया और 4 ये 12, कितना हो गया ये 12, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 12 न्यूटन। तो यहाँ पे एफ अप्लाइड आपका निकल गया कितना 12 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है आपका 12 न्यूटन का, और ये कितना रोक सकता है फ्रिक्शन फोर्स, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 6 न्यूटन का। तो बॉडी कैसे है आपकी मोशन में, कैसी है मोशन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि एफ अप्लाइड जो है वो ज्यादा है किससे, एफ लिमिटिंग से। तो ये वैल्यू क्रॉस हो गई तो हम बोल देंगे ये बैरियर क्रॉस हो गया, ये कैसे आ गया मोशन में। और जब ये मोशन में आ जाएगा तो वहां पे हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स। और जब भी कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो वहां पे हम क्या निकालते थे, फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होता है, उसकी वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। और म्यू के की वैल्यू देखो कितनी 0.3, और एन की वैल्यू देख के यहाँ पे लगा दो कितना हो जाएगा 2g cos 37। सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आपको यहाँ पे सिंपल सा आंसर मिल जाएगा, मैं लिख दूं या फिर कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ कर लेना आप, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोशन में आ गया। मोशन में पता है क्या होता है, यही होगा, ठीक है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एसिलेशन भी निकाल सकते हैं। एसिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 6, और यहाँ पे कितना है, सॉरी ये कितना है 12, और ये कितना है मेरा 6। तो आप यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे। कैसे आ जाएगा बताइए, इसका बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। इधर कितना है मेरा 12, इधर कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो 12 - 6 नेट फोर्स इक्वल्स टू m और इंटू ए एसिलेशन। m की वैल्यू देखिए कितनी है 2, यहाँ पे आप कर लेंगे कितना 6/2 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर हो गई, पक्का मान लूं। चलिए आज का इसी के साथ हमारा लेक्चर ही कंप्लीट होता है। और देखिए आगे हम क्या लेके आने वाले, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। आगे आने वाला जो लेक्चर है ना, उसमें अब मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, छोटे छोटे जो भी कॉन्सेप्ट थे। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो हम आगे लेके आएंगे, अब इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन होगा। इंक्लाइंड प्लेन पे दो तरीके से और फोर्स लगाए जाते हैं। एक तो आप ऐसे लगा ही रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो आप लगा ही रहे हैं, ठीक है। और अगर वही बात करें कि अगर एक और मैं इधर से पी फोर्स लगा दूं इस तरीके से, है ना, तो आपको ही बताना होगा मैं कितना पी फोर्स लगाऊं ताकि कैसे आ जाए आपका मोशन में आ जाए। या फिर आप ये कह दें, या फिर आप ये कह लें कि यहाँ पे इस ब्लॉक पे जो भी ब्लॉक था प्यारा सा, मैं इस पे अभी अलोंग द इंक्लिनेशन ही फोर्स लगा रहा था। अगर इसको चेंज करके अगर मैं ऐसे लगाऊं फोर्स, तब क्या होगा, तब क्या होने वाला है, तब क्या दिखने वाला है मेरे को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके की बातें करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, बढ़िया, बिल्कुल समझ में आया। एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया जहां तक हो सका है पॉसिबल, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और प्लीज देखिए, और एक बार इनको नोट कर लीजिए आप अच्छे ढंग से, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए इसी के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।